वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि हालात कंट्रोल में है। तो इनको जब तक डॉलर बाहर से नहीं आएंगे तो अगले 3 महीनों की जो पेमेंट्स हैं वो अगर रोल ओवर भी होती हैं, जो इनके फ्रेंडली मुल्क हैं वो भी कर लेते हैं, तो फिर भी इनको वो डॉलर्स की जरूरत है। कारोबारी आदमी भी परेशान है इस वक्त, तो क्या वजूहात हैं कि इस नहज तक मामलात गए आप लोगों के लिए? इतनी अनसर्टेनिटी मैंने भी अपने 45 ईयर्स की जो कारोबारी जिंदगी के जो देखे गुजारे, और गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की कोई चीज क्लियर नहीं है। पिछले 4 माह से हमारी एक्सपोर्ट्स मुसलसल गिर रही है, तकरीबन 24% के करीब हम अपना इसमें गिरावट आ चुकी है। जी, पिचेस पाकिस्तान की कराची की भी वैसी नजर आ रही है जैसा मैं पिंडी में दिखने में आ रही थी। ये जो पिच है बहुत डेड पिच है, इसने डे बाय डे स्लो होना है और लो होना है। तीसरी और चौथी इनिंग्स होगी वहाँ पे ज्यादा मुश्किल सीमर्स हो जाएंगे, क्योंकि बॉल ने नीचे रहना और रिवर्स स्विंग जो होती है वो और भी इफेक्टिव हो जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त एक ही बात बार बार की जा रही है, पाकिस्तान में आम आदमी हो या कारोबारी अफराद हों, पाकिस्तान में ख़तरा बढ़ता जा रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है। डिफ़ॉल्ट की जानिब नहीं भी अगर ऐलान है तो बिल्कुल सूरत ऐसी नज़र आ रही है। कराची से लेकर पिशावर तक इस वक्त महंगाई है जो अपने उरूज पर है, लेकिन ढिटाई है हुकूमत की, वो भी अपने उरूज पर है। किसी तरह से ये मानने को तैयार नहीं है कि मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर तबाह किया गया है। पिछले 8 महीनों में, और 8 महीनों में तबाह करने वाले खुद अब जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय साबिका हुकूमत पर तमाम तर जिम्मेदारी डालते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 8 माह में 2 वज़राए ख़जाना आए, बड़े बड़े दावे किए गए कि आकर आंखों में आंखें डालकर IMF से डील करेंगे, लेकिन अब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि कोई भी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। ये कहा गया कि मुल्क में डॉलर 200 रुपए से भी नीचे लाया जाएगा, लेकिन अब डॉलर की स्मगलिंग नहीं रोक पा रहे। इस बात का भी एतराफ़ खुद वजीर ख़जाना करते नज़र आ रहे हैं। ये वो तमाम तर मामलात हैं जो कंट्रोल में थे पिछले इस साल में, दिसंबर 2021 में, लेकिन फिर रजीम चेंज और उसके बाद एक ऐसी हुकूमत को लाया गया जिसने आकर मुल्क की मईशत में कारोबारी अफराद हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या फिर आम आदमी हो, सब के लिए सिवाय तबाही के कुछ नहीं किया है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शौकत तरीन साहब। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान जिन मुश्किलात के शिकार है, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि हालात कंट्रोल में है। सर, ये हालात कंट्रोल में हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक हुकूमत के कंट्रोल में हैं? नहीं, जिसको वो कंट्रोल कहते हैं, लेकिन खैर जो मेरे नज़दीक जो इस वक्त सूरत हाल वो ये है कि इनके पास जो है स्टेट बैंक के रिजर्व्स में 6.1 बिलियन है, और उसमें भी इन्होंने स्वॉप्स वगैरह भी की हैं। तो इनको जब तक वो नहीं आएंगे, कोई डॉलर बाहर से नहीं आएंगे, तो अगले 3 महीनों की जो पेमेंट्स हैं वो अगर रोल ओवर भी होती हैं, जो इनके फ्रेंडली मुल्क हैं वो भी कर लेते हैं, तो फिर भी इनको वो डॉलर्स की जरूरत है। उससे ये है कि ये 3 किस्म के रेट्स इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। एक इंटरबैंक है जिनको इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, और दूसरा फिर एक एक्सचेंज कंपनीज का रेट है 235 के करीब, और फिर एक हवाला जो इन्फॉर्मल रेट है जो 255 से 260 रुपये का। तो ये कैसा कंट्रोल है कि 3 रेट चल रहे हैं और लोगों की एलसीएम निकल रही है, एयरलाइन वालों को पैसे नहीं मिल रहे, शिपिंग लाइन को पैसे नहीं मिल रहे, प्रॉफिट की रिपैट्रिएशन नहीं मिल रही। तो ये किस किस्म का कंट्रोल है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप IMF के साथ आपका मुआहदा होना ज़रूरी है। वो अगर आप फ़ायदा नहीं करेंगे तो आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी पैसे नहीं देंगे आपको, और दूसरे जो मल्टीलैटरल्स हैं वो भी पैसे नहीं देंगे। तो वो अभी वो उनके साथ वो कह रहे हैं कि ये अगले मतलब 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर हमारी जो आपके साथ जो मुआहदे में जो एक किस्म से डिसएग्रीमेंट है उसको ठीक करें, जिसमें एक रेवेन्यू का उन्होंने कह दिया कि रेस करें या तकरीबन 800 बिलियन रुपए जो है वो रेस करें, जो शॉर्ट फॉल्स हैं।
दूसरा उन्होंने एक्सचेंज रेट जो है, जो आपने खाम खा मसनूई तौर पे आपने जो बांधा हुआ है, इसको छोड़ें, इसको सर्कुलर छोड़ें। तो तीसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही हुई है कि ज़ाहिर है जो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू का, तो उसमें ये भी है कि आपका जो इस वक्त 123 बिलियन रुपया पर मंथ जो है सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। ये याद है आपको, हमारे ऊपर इतनी बातें करते थे कि भाई ये सर्कुलर डेट बढ़ गया, हम तो 1.1 को छोड़ के गए थे और इनको 1.6 पे मिला था और 2.4 पे चला गया 3.5-4 साल मतलब 40 महीनों में। अब 123 बिलियन हर महीने बढ़ रहा है। सही, क्योंकि इनकी रिकवरीज कम हो गई हैं, इनके लॉसेस ज़्यादा हो गए हैं और इनको ये संभाल नहीं सकते लेकिन तो इसमें एक चीज़ मैं शौकत तरीन साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। IMF के साथ मुआहदा भी किया इस हुकूमत ने, आपके मुआहदे पर तो एतराज़ किया, लेकिन अपने ही किए हुए मुआहदे को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? क्या रुकावट वहाँ पर आ रही? अभी तो फिलहाल ये नौबत नहीं, क्योंकि देखें पहली बात ये है, हम तो कर रहे थे, हमने तो सितंबर में IMF को बाय बाय टाटा कर देना था। अच्छा। और हमने तो सिर्फ 2 रुपए और 40 पैसे की उनके साथ जो हमारा जो 6 रिव्यू हुआ था, 2 रुपए 40 पैसे जुलाई के बीच में हमने बढ़ानी थी, ये टैरिफ बढ़ाने थे अभी, और 150 बिलियन का उन्होंने हमें कहा था कि आप जो है बाकी एग्जम्पशंस खत्म करें टैक्सेस के ऊपर। और ये हमारा ना उन्होंने हमें कहा था कि आपने गैस की प्राइसेस बढ़ानी है, ना उन्होंने कोई और बात की थी रेवेन्यूज की, क्योंकि हम रेवेन्यू खुद ही बढ़ा रहे थे जी। हमारा जो प्लान था वो हमने 6.15 से जाके 8 ट्रिलियन पे चले जाना था। हमारी तो आपको पता ग्रोथ जो थी वो 30% पे थी। तो वो अब ये जाहिर है कि पूरा कर सक रहे हैं कि शॉर्टफॉल हो रही है रेवेन्यू में, और इन्होंने जो शॉर्टफॉल इनकी हो रही है PDL वगैरह के बीच में वो भी काफ़ी है। और फिर जी जो 123 बिलियन का जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, तो IMF कह रहा है यार तुम ये तो तुमने पूरा करो। तो खुद ही इन्होंने जो है एक किस्म के जब ये लेट गए उनके सामने IMF के, उन्होंने सख्त शराइत इन पे की ये 7th रेट रिव्यू में। और मुफ्ता साहब जो हैं वो पहले तो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते रहे, फिर उनको ये माननी पड़ी, और जब माननी पड़ी तो अब वो पूरा नहीं कर सक रहे। और हमने इनको कहा था कि आप पूरा नहीं कर सकोगे, क्योंकि 11.5% रेट के ऊपर इन्होंने इन्फ्लेशन लगाई थी, जो हमें पता था कि ये 20-25% पे होगी। बिल्कुल। तो जो डेट सर्विसिंग 3.9 ट्रिलियन की इन्होंने कही थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शौकत तरीन साहब हमारे साथ भी हम बात करते हैं। मोहम्मद उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त हमें ज्वाइन भी किया है इरफान इकबाल साहब ने, प्रेसिडेंट हैं FPCCI। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद उसामा गाजी से भी ये जो टेक्नोक्रेट का मामला हम बात करेंगे, लेकिन इरफान साहब आपसे, कारोबारी आदमी खासा परेशान है, LCs खुल नहीं रही हैं, डॉलर मार्केट में कुछ है, हकीकत में कुछ है, इंटरबैंक में कुछ और नज़र आ रहा है। इस असना में कारोबारी लोगों के लिए तो बहुत मुश्किलात हैं। क्या आप लोगों की हुकूमत से बात हो रही है? क्यों ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ पा रही उनसे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 1 साल से ये जी इरफान इकबाल साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ आवाज़ की डिस्टॉर्शन आ रही है। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ है। उसामा, फवाद चौधरी आए थोड़ी देर पहले, उन्होंने गुफ्तगू की, हम्माद अज़हर भी इन्हीं खदशात का इजहार कर चुके हैं, इमरान खान ने भी अभी गुफ्तगू की। ये टेक्नोक्रेट वाली जो गेम है, इसका मतलब इस पर काम शुरू हो गया है कि जो निगरान हुकूमत है वो तवील हो जाए, लंबी हो जाए, बड़ी हुकूमत बना दी जाए ताकि चीज़ों को किसी न किसी तरह से अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल हो। तो ये टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही मामलात और हो जाएंगे अगर ऐसा हो। तो सर एक चीज़ तो साबित हो गई ना कि ये जो मौजूदा PDM हुकूमत है, चूचों का मुरब्बा जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह लाया गया, जिस तरह रजीम चेंज हुआ, वो बुरी तरह से नाकाम हो गया है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी कोई नहीं पिटा इतने बुरे तरीके से। अब ये लोग कहीं जा नहीं सकते, किसी को इन पर एतबार नहीं है। कोई मईशत का माहिर माशियात से आप बात कर लें, किसी तजियाकार से बात कर लें, आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, आप किसी कारोबारी से, टेक्सटाइल से, ताजिर से, जिस तरह ये ताजिर तंजीमें होती हैं, ट्रेडर्स हैं, किसी से बात कर लें, हर कोई, आप कंज्यूमर में किसी से बात कर लें, अब 25 रुपए की रोटी और 35 रुपए के नान की अब बात हो रही है, कितनी खौफनाक सूरत हाल है, आटा कहाँ पहुंच गया। तो एक चीज तो साबित हो गई इस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो बात हो रही है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है, ये सारा जो
तजर्बा किया गया, ये बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुआ है, क्रैश हुआ है, तबाही हुई है। अब सोचा जा रहा है कि ये तो हो गया, इनकी तो कहानी खत्म है, अब आगे क्या करना है। अब ये मामला है, ये चाहते हैं कि जनाब देखिए हम तो ये जिस तरह उनको अब लोगों में तो जा नहीं सकते, ये चाहते हैं इनको स्पेस मिल जाए। जाते जाते इसहाक डार आज रो रहे थे, जी मेरा दिल खून का आंसू होता है, कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा। भाई सारे इंडिकेटर्स उस तरफ हैं, आपके कहने से हो जाएगा। आप तो कहते थे डॉलर जो है जनाब 200 से नीचे उसकी रियल वैल्यू 260 में मिल रहा है इस वक्त। आप कहते हैं जी स्मगलिंग हो रही है, रोकना किसने है? दहशतगर्दी कहां पर पहुंच गई है? हर सतह पर तो ये नाकाम है। तो बात ये है कि इनसे मामला नहीं चल रहे। अब अच्छा जी हल ये चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए कोई 2-2.5 साल के लिए, उसमें इनको स्पेस मिल जाए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान आपका तूती बोल रहा है तो वो तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे। इसलिए ये बात हो रही है कि जनाब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हमें कबूल है, लेकिन वो कम से कम जो है ना 6 महीने से कहीं आगे 2 साल। अब उसमें तो आइन में गुंजाइश नहीं है, फिर वो नजर जरूरत। और जब आइन बनाया गया था सोच समझ के बनाया गया था, एक पब्लिक के सपोर्ट से जो गवर्नमेंट आएगी, देखें वो मुश्किल डिसीजन लेगी तो लोगों में ठीक है उसका एक पॉलिटिकल कैपिटल जाएगा। लेकिन जब एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी तो लोग एस्टैब्लिशमेंट को भी, उस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को भी सबको बुरा कहेंगे, फिर रियासत पर और ज्यादा दबाव आएगा जब वो मुश्किल फैसले लेगी। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के मुश्किल फैसले लेना और होता है, उसका पॉलिटिकल कैपिटल जाता है। लेकिन अगर टेक्नोक्रेट है वो तो ये मामला जो है वो 2 अलग अलग जो आप बात कर रहे हैं उस पर। अच्छा, इरफान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट FPCCI। इरफान साहब, मेरा सवाल आपसे था कि सर कारोबारी आदमी भी परेशान है इस वक्त, तो क्या वजूहात हैं कि इस नहज तक मामलात गए आप लोगों के लिए? सबसे पहली जो बात यह है कि इतनी अनसर्टेनिटी मैंने भी अपने 45 इयर्स की जो कारोबारी जिंदगी के जो देखे गुजारे, मैंने इतनी अनसर्टेनिटी नहीं देखी। और ये अनसर्टेनिटी की वजह से ना कुछ आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, ना आपको पता है कि आगे फ्यूचर में हमने किस तरह से चलना है, क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है। और गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की कोई चीज क्लियर नहीं है ताकि हमें पता। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जहाज 4 साल की कम तरीन सतह पर है। पॉलिसी रेट आपका 16% हो चुका है, जबकि 24 साल की बुलंद तरीन सतह है। पिछले 4 माह से हमारी एक्सपोर्ट्स मुसलसल गिर रही है, तकरीबन 24% के करीब हम अपना इसमें गिरावट आ चुकी है। फिर मौजूदा माली साल की जो आप तरसीलात यानी कि रेमिटेंस को देखें तो पिछले 3 माह में तो ये तकरीबन 6% तक गिरी और चौथे माह में ये तकरीबन 10% के करीब गिर गई हैं। और फिर आप डॉलर का और उसका रेट का डिफरेंस देखें कि 225-30 अपना इंटरबैंक रेट है और मार्केट में जो लोग करवा रहे हैं, मेरी कल एक बंदे से बात हुई तो उसने कहा जी हम 271 में TD करवाई है। तो 40 रुपए का फर्क जो है ना वो तो मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह से काम चलेंगे। फिर 4 माह से इन्फ्लेशन गवर्नमेंट खुद कहती है कि जी 30%, जबकि मेरा अपना ख्याल है कि 40% से भी ऊपर चली गई हुई है। इसी तरह फिर आप देखें फिच एंड मोडी जो कि इंटरनेशनल सतह पर तस्लीम शुदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भी पाकिस्तान को माइनस में कर दिया कि ये माइनस में कर दी गई है। फिर आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान बॉन्ड्स की कदर जो है 60% तक कम हो चुकी है। और रिसर्च के मुताबिक सरकारी इदारों का कुल खसारा वाजबात 5000 अरब से भी तजावज कर गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें हम कि मद में इंटरनेशनल सरमायाकारों का इत्मीनान मनफी हो चुका है। और मैं इस वजह से भी आपको बता दूं कि पिछले 9 माह से मल्टीनेशनल कंपनी जो अपने पैसे डॉलर की अंदर अदम दस्तियाबी की वजह से अपने जो मुनाफा को भिजवाती रेमिट करती थी वो नहीं कर सकी, तो अब इन्वेस्टमेंट वो कहां से लेके आएंगे और कौन करेगा। फिर सर्वे के मुताबिक 88% कारोबारी अदारे जो हमारे हैं और ताजर मुल्की माशी सिमत को बिल्कुल गलत समझते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर जो कुल बैरूनी कर्जा पिछले 7 सालों में तकरीबन 65 अरब के करीब था, अब वो बढ़ के 130 अरब पे पहुंच गया है। और हमें आप इसको देखेंगे तो हमें हर साल जो है ना 10 से 12 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जे की बड़ी खौफनाक सूरत हाल जो आप पूरी तस्वीर बता रहे हैं इरफान साहब। मैं शौकत तरीन साहब, आज वज़ीर ख़जाना कह रहे थे 5 से 6 माह लगेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो कारोबारी अफराद तो तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसका मतलब है 5-6 माह की जो बात वज़ीर ख़जाना कर रहे हैं वो तो 6 साल में भी अगर इसी तरह डगर पर हुकूमत रही वो बेहतर नहीं कर पाएंगे। शौकत तरीन साहब, तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से अपने आप को इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आज इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में कहा कि जनाब वाला हम तो स्टॉक मार्केट की इधर छोड़ गए। अरे भाई, हमने 46,400 पे स्टॉक मार्केट छोड़ी है मार्च के बीच में। अब आप 40,000 से नीचे हैं तो 8 महीने में तो आपने ये हशर कर दिया उसका, और आप अभी हमारे भंडारे मार रहे हैं। और दूसरी चीज ये है, देखें आपने बिल्कुल बात सही की, अब हो ये रहा है कि डॉलर तो मिल नहीं रहे,
डॉलर लोग जाके जो है वो अपना हवाले से ले रहे हैं 260 255 पे जी, वो लेके वो इंपोर्ट कर रहे हैं। जब वो इंपोर्ट करेंगे इस तरीके से तो वो जाहिर है जो चीज़ों की कीमतें तो बहुत महंगी हो जाएंगी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अब आपके पास जो महंगाई है वो शॉर्टेजेस होना शुरू हो जाएंगी, जो आपकी जो कंपनियां फैक्ट्रियां वो बंद होना शुरू हो गई हैं और होना शुरू हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी और फिर उससे गुर्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी, गुर्बत और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त तो बिल्कुल गरीब आदमी और पाकिस्तान के लिए एक किस्म से मुझे तो कोई खुशखबरी नजर नहीं आ रही। ये अगर डार साहब के पास कोई मैजिक बॉन्ड है जो अभी तक तो इन्होंने जो घुमाया वो मतलब एक किस्म से कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा था 200 रुपए से नीचे चले रुपए को लेके डॉलर को लेके चला जाऊंगा मैं, IMF आंखों में आंखें डाल के उनसे रीनिगोशिएट करूंगा। अभी आपको पता है IMF ने तो कहा है हम आ ही नहीं रहे जब तक आप ये चीजें न करें, और रेटिंग एजेंसीज में उन्होंने कहा उनको वापस हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, वो भी नहीं हुआ, बल्कि वो अभी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी आपको नीचे कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया। तो जो ये चीजें कह रहे थे और वो तो अब नहीं, फिर इन्होंने कहा कि अभी कुछ अर्सा पहले खुद इन्होंने कहा $3 बिलियन हमें मिल रहा है फ्रेंडली कंट्री से, अब वो भी उस पर भी चुप है। तो मेरे ख्याल में ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस हुकूमत को चलाया जाए। हमारे नज़दीक ये हुकूमत जो है ये माशी तौर पे बिल्कुल फेल हो चुकी है, और इस वक्त एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इन्वेस्टर पैसे नहीं डाल रहा, जो बाहर के बैंक से पैसे नहीं दे रहे, फ्रेंडली कंट्रीज पैसे नहीं दे रही, IMF ने भी हाथ उठाना शुरू कर दिया बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है। वो देख रहे हैं कि ये हुकूमत तो एक किस्म से रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत है, तो क्योंकि 75% इलेक्शन आ चुकी है जी, तो इसीलिए मेरे ख्याल में एक बेहतर सोल्यूशन यही होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट लाएं, इस वक्त मगर इलेक्शन अनाउंस करें, इंटरिम गवर्नमेंट लाएं, सारे मिलकर हेल्प करेंगे, फिर सारे हम सब मिल जाएंगे और बैठ के ये भी आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे हमारे साथ, हम भी मिलते। तो इलेक्शन ही हल है और इलेक्शन की जानिब ही जाया जाए, लेकिन इलेक्शन की जानिब तो जा ही नहीं रहे उसामा गाजी वगैरह के, और हल कोई नहीं है, एक मुंतखब हुकूमत आए उस जानिब तो वो नहीं जा रहे, वो तो चाह रहे हैं मजीद काबीना का हजम बढ़ जाए, अपने लिए सब कुछ हो जाए, तो फिर पाकिस्तान का खुदा न खास्ता अल्लाह हाफिज़। मुदस्सिर देखिए बहुत तबाही हो गई है, अल्लाह का वास्ता है, हम तो अपील ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं अपनी दानिश में जो पिछले 8-10 महीने में हुआ है। अगर अभी भी ये नाकाफी लग रहा है तो और अगर इस खेलना है इस मुल्क से तो देखिए कितनी तबाही हो चुकी है। अभी आपने देखा कि अब ताजिर बरादरी के जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि उन्होंने 45 साल में ऐसे हालात नहीं देखे। देखिए 75 साल में ऐसे हालात नहीं थे पाकिस्तान में, तो अब जो फैसला साज है उनको ये सोचना होगा, अगर अब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है, एक और तजर्बा करना है टेक्नोक्रेट का, क्या माजी में वो चल गया था, करके देख ले जनाब, मजीद नुकसान होगा। हाल पाकिस्तान के इस वक्त हालात का पहले दिन से हम ये कह रहे हैं इलेक्शन ही है, इसके अलावा कोई नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में चला जाए, जो जिसका काम है वो करे। बिल्कुल। अच्छा उसामा, जो आप बात कर रहे हैं कि हाल यही है, मैं कारोबारी लोग जो हैं वो क्या हल समझते हैं इरफान साहब इस वक्त इस सारी मुसीबत का, इस सारी मुश्किल का? सबसे पहली बात है कि पिछले 3 हफ्तों से एलसीज की द्वारा आप देखेंगे उन्होंने एलसीज बंद कर दी हुई है, उन्होंने पिछले 3 हफ्तों से एलसीज हमारी बंद की हुई है, और फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन पे हो गया, आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर फर्क आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल इरफान साहब। जी जी, ये 24% आपकी जो है ये तो ये कम हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, जबकि बांग्लादेश में 16% बढ़ गई है। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं ना? देखिए सच्ची बात है तो ये हालात नहीं है कि तमाम बिजनेसमैन जो ना बिल्कुल बेबस में बैठे हैं, और गवर्नमेंट कोई प्लान अपना जाहिर ना कर रही है, ना बता रही है, और किसी को सिंध की डायरेक्शन है ही नहीं, समझ नहीं आ रही किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो ये जो कहते हैं 6 महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा, कोई प्लान तो दे, हमें कोई चीज बताए तो सही कि किस तरह से करें, हमारे साथ मुशावरत तो करें। इस तरह से जिस तरह से जा रहा है, मैं तो समझता हूँ कि अगले आने वाला वक्त ये डिफॉल्ट करेगा मुल्क और हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि चीजें किस तरह से बेहतर की जाएंगी, कोई प्लान नहीं है।
यहाँ बैठे हमारे साथ मिलके हमारे साथ बात करें, हम आपको प्लान बनाए इसका, क्योंकि इस मुल्क में जो इस वक्त जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ठीक हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बात की है कि 6 माह का 4 माह का दावा जो है, प्लान ही कोई नहीं है तो फिर कैसे हो? आप लोगों के साथ मिलकर बैठकर एक प्लान हो तब कोई दावा या कोई वादा किया जा सके। सिर्फ दावे करने से तो मामला बेहतर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल साहब आपके वक्त का, और मोहम्मद उसामा गाजी आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। तरीन साहब आपका भी शुक्रिया लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद बुलेटिन खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त अवामी रद्द-ए-अमल के हवाले से। अवाम परेशान है कि एक तरफ तो मुआशी तबाही है, दूसरी तरफ घर में गैस तक नहीं आ रही है। अगर महंगा आटा, महंगी सब्ज़ी, दाल ख़रीद भी ली जाए तो उसके बाद उसको बनाना कहाँ है, पकाना कहाँ है, तैयार कैसे करना है। अवाम क्या कहते हैं वो देखते हैं जी। शाम टाइम तो बिल्कुल आती नहीं, दिन में है थोड़ी देर आती है और घंटे आधे के बाद बिल्कुल गायब हो जाती है। मतलब रात को खाना पकाना भी बहुत बड़ी दुश्वारी है भाई। ये गैस की तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें, बच्चों को, हमें मतलब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सुबह उठो तो गैस बंद हो जाती है, नहाने के लिए ना पानी ठंडा इतना आता है, बिजली बंद, गैस बंद, और बड़े परेशान है। गैस की बहुत परेशानी है। एलपी डलवाने जाएँ तो वो 215, 20, 30 जिसका जितना दिल करता है वो पैसे लगाते, रेट लगाता है अपनी मर्जी का, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। सर्दियों में आपकी गैस गायब होएगी और गर्मियों में आपकी बिजली गायब होएगी। इन्होंने हमारे को इन चक्रों में लगा के रखा हुआ है। कहाँ आती है गैस? नहीं है ना, परेशानी है, कभी लकड़ी लाओ, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। गैस हमारे पास बिल्कुल आती नहीं है, इतनी लोड शेडिंग है कि बस क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रही। सारे पाकिस्तान में गैस है ही नहीं, आप खुद सोच लो, यहाँ पे कोई गैस नहीं है। बलूचिस्तान में देखो कितना, वहाँ पे भी गैस हमारे इलाके में निकलता है, वहाँ पे गैस नहीं, हम लोग खुद लकड़ियाँ जलाते हैं। ये मनाज़र आपके सामने। अब हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के क्रिकेट टेस्ट मैच के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के स्टार लेजेंडरी क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान मैच शुरू हुआ, लग रहा था कि एक अच्छा मैच देखने में आएगा, लेकिन 400 रन से ज़ायद तो अब न्यूजीलैंड भी बना चुकी है। क्या वजह लग रही है? पिचेस पाकिस्तान की, कराची की भी वैसी नज़र आ रही है जैसा हमें पिंडी में दिखने में आ रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक पिच का बहुत रोल होता है टेस्ट क्रिकेट में और किसी भी फॉर्मेट में। तो आई थिंक पिच इतना फ्लैट खेल रहा है कि जब आपका गेंद एज ए स्पिनर आपका रफ में भी पड़ता है तो उस रफ के अंदर से भी उसको इतनी पेस नहीं मिलती कि वो वनरेबल बाउंस जिसे हम कहते हैं वो भी नहीं होता। तो आई थिंक ये जो पिच है बहुत डेड पिच है, इसने डे बाय डे स्लो होना है और लो होना है। यहाँ पे आप देखिएगा कि तीसरी और चौथी इनिंग्स होगी, वहां पे ज्यादा मुश्किल सीमर्स हो जाएंगे क्योंकि बॉल ने नीचे रहना और रिवर्स स्विंग जो होती है वो और भी इफेक्टिव हो जाती है। तो आई थिंक पिच इज नॉट प्लेइंग दैट जो सोच रहे थे। सही। अच्छा मुश्ताक साहब, दूसरा जो आप कह रहे तीसरी और चौथी इनिंग में, अभी आपको लग रहा है कि वाकई तीसरी और चौथी इनिंग में पाकिस्तान क्योंकि बॉलिंग कर रहा होगा चौथी इनिंग में तो कोई फ़ायदा हो सकता है, बेहतरी, और ये मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा न्यूजीलैंड को एडवांटेज ये है कि न्यूजीलैंड को ज्यादा लीड ही लेके जानी चाहिए। अगर वो 50, 60, 70 रन से ज्यादा लीड ले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए वो अंडर प्रेशर हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि आपका जो 60-70 रन की लीड होती है उसमें आपको 1-2 विकेटें मिल जाती हैं तो फिर आपका एकदम आपने कोई इतना लंबा स्कोर चेज नहीं करना होता। तो आई थिंक चौथी इनिंग्स पे इस पिच के ऊपर अगर न्यूजीलैंड को अगर हम पाकिस्तान 170, 180 से ज्यादा स्कोर करने के मौका देगा तो आई थिंक इस पे हम न्यूजीलैंड को पकड़ सकते हैं। रिमेंबर दिस व्हाट आई एम सेइंग कि 170, 180 का मतलब ये है कि फिर पिच ने और भी रफ होना है, स्लो होना है, लो होना है, जिसपे हमारे वसीम और जो हमारे फास्ट बॉलर हैं दो, अच्छा आई थिंक वो हमजा वो उस पर रिवर्स स्विंग का काफी एडवांटेज ले सकते हैं और स्पिनर तो अपना रोल अदा करेंगे डेफिनेटली। सही। स्पिनर्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि इस पिच पे अब इब्तदा में हमने देखा कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने इब्तदाई ओवर्स में बड़ी कामयाबी हुई, पर उसके बाद चीज़ें कदर कंट्रोल पाकिस्तान की बैटिंग ने की, लेकिन क्या पाकिस्तान के स्पिनर्स भी वैसा ही आखिरी इनिंग में ख़ास तौर पर वो रोल हो सकता है कि मैच को काबू रखें? आई थिंक ये बॉल का बड़ा फर्क पड़ता है। जो बॉल है ना कोकोपुरा, ये 15-20 ओवरों के बाद ना इसकी सिलाई बिल्कुल ही डेड हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और स्पिनर्स के लिए फिर वो स्टीम का होना बहुत जरूरी है।
तो आई थिंक जैसे ड्यूक बॉल जो इंग्लैंड में है, क्यों वहाँ पे बॉल हमेशा स्विंग होता रहता है, चलता रहता है, उसकी वजह है कि उसका सीम कभी वो खत्म नहीं होता। तो ड्यूक बॉल है, सॉरी जो कोकोपुरा बॉल है, इन पिचों के ऊपर वो 15-20 ओवरों के बाद वो बिल्कुल डेड हो जाता है। उसमें फिर पिच में जान नहीं होती, आपके स्पिनर जो है वो थक जाते हैं, उनकी उंगलियां थक जाती हैं, उनके शोल्डर थक जाते हैं, पिच से उनको कोई वो नहीं मिल रही होती, हेल्प नहीं मिल रही होती। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन ये भी है। और उसके अलावा देखा जाए हमारे स्पिनर अब रफ को इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जिसको बड़ी अच्छी बात है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर इनको कोशिश करें कि अटैकिंग क्रिकेट खिलवाएं, इनको ज्यादा ऊपर फील्डर रख के उनको कहें जी मारे, ऊपर से जितना मर्जी मार ले, क्योंकि स्लो पिच के ऊपर आप चांस नहीं लेते तो विकेट नहीं मिलती फिर आप। बिल्कुल, ये अटैकिंग क्रिकेट के जो आप बात कर रहे हैं, ये देखना है कि अब कप्तान की हिकमत अमली क्या होती है। बहुत शुक्रिया, मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान एक स्टार क्रिकेटर, और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के इस मैच के हवाले से बेस्ट ऑफ लक है पाकिस्तान की टीम के लिए। और जाते जाते अब बात करेंगे बोल बाज़ार में कि इस वक्त सबसे सस्ती एक चीज़ जो मुल्क में थी वो थी गंदम और आटा, लेकिन उसकी कीमत इस तरह से तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है कि एक आम आदमी जो है वो अब सोचता है कि 5-10 किलो का जो आटे का थैला है उसके बजाय खुला को किलो 2 किलो आज वो ख़रीद सके, अपने घर में रोटी बनाने में वो कामयाब हो सके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। एक तरफ किसान को उसकी कीमत नहीं मिली है, लेकिन इस वक्त फ्लोर मिल्स में आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के मामलात थे गंदम के, शायद वो भी उस तरह से बेहतर नहीं हो पाए हैं। इसको कौन कंट्रोल करेगा, अभी तक सवालिया निशान है, अवाम सवाल कर रहे हैं। बोल बाज़ार से मुदस्सर इकबाल ने ये आपको खबर दी है, इस पर नज़र रखिए कि ये 25 रुपए तक जब पहुंची हैं, ये 50 और 60 रुपए पर भी पहुंचेगी अगर हुकूमत ने फौरी तवज्जो न दी। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।